हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। पार्ट 1 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मैंने आपको भेज दिया है, लाइव है अभी यूट्यूब पे केमिस्ट्री वाले सर। अब हम फर्दर डिस्कशन करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड से बनता है। ठीक है ना, एक स्टोकियोमेट्रिक रेशियो लेकर, जैसे कि मान लो मैंने K4FeCN6 बनाना है, तो मैं KCN को FeCN होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, जिससे ये K4FeCN होल 6 में चेंज हो जाएगा। और इधर एक कार्नेलाइट आपने सुना होगा, KCl MgCl2.6 वोटर, ये आपके पास कार्नेलाइट है, या फिर एलम समझ लो, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वोटर। ठीक है जी, तो लाइनें क्या है, बोथ डबल सोल्ट्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय द combination of two or more stable compounds in stoichiometric ratio. However, they differ in the fact that double salts such as carbonylite KCl MgCl2.6 water, Mohr salt FeSO4 NH4 whole twice SO4 .6 वाटर, जिसको कि आप टाइट्रेशन में एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो, मोहर सोल्ट, पोटाश एलम, जैसे कि लिखा हुआ है पोटाश एलम एटसेट्रा, डिसोसिएट्स इनटू सिंपल आयंस। जब इनको आप पानी में डालेंगे ना, तो ये पानी में जाकर आयंस प्रोड्यूस कर देंगे, K+Cl Mg+2 क्लोराइड, K+ सल्फेट, एल्यूमिनियम+3 सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सब प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है जी, डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली। व्हेन डिसोल्व्स इन वाटर, तो ये अपने आप को कंप्लीटली आयोनाइज करने वाले हैं। इनका 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा, 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा। हाउएवर कॉम्प्लेक्स आयंस सच एज, जैसे कि लिखा हुआ मैंने K4FeCN6 डू नॉट डिसोसिएट इनटू, आप चाहें कि इससे आपको Fe+2 और साइनाइड मिल जाए तो ये होने वाला नहीं है। इससे आपको 4 पोटेशियम मिलेंगे, FeCN होल 6 -2 डिसोसिएट होकर मिलेगा। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि जो आपका डबल सोल्ट है वो 100% आयोनाइज हो जाएगा, जबकि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो 100% आयोनाइज नहीं होगा, और उसके अंदर जो आयंस हैं वो आपको मिलने वाले नहीं हैं, जैसे कि यहां बोर्ड पे लग रहा है। तो डबल सोल्ट के अंदर और कॉम्प्लेक्स में एनसीईआरटी इससे ऊपर का डिफरेंस नहीं लिखती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि डबल सोल्ट 1:1 के मिक्सचर से बनेंगे, 1:1:1:1:1 ऑफ द सिंपल सोल्ट्स, जबकि K4FeCN6 में हमने इस 1:1 का ख्याल नहीं रखा, और रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी डेफिनेशन का पार्ट है भी नहीं, उसकी डेफिनेशन का पार्ट है भी नहीं। अब कुछ टर्म्स के बारे में एनसीईआरटी आपको बोलने जा रही है। तो डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का सिर्फ इतना सा फर्क समझा है कि स्टेबल सोल्ट्स की हेल्प से बनते हैं, और इनका जब वाटर में घुलना होएगा तो डबल सोल्ट तो फुली आयोनाइज हो जाएगा, जबकि हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फुली आयोनाइज नहीं होगा। उसके अंदर के कैटायन और एनायन का आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं कर सकते हो। डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स परटेनिंग टू द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कुल मिलाकर इसको मैं टर्म्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी बोलता हूं, टर्मिनोलॉजी बोलता हूं। ठीक है जी, नंबर 1 आपके पास फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। फर्स्ट आपके पास है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है जी, अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। एक तो इसमें CMI होएगा, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक होगी बात। बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस, जो कि एक फिक्स नंबर ऑफ आयन से, फिक्स नंबर आयन से क्या होएगी, डायरेक्टली बॉन्डेड होएगा।
सेंट्रल मेटल एटम और आयन, फिक्स नंबर ऑफ आयंस के साथ, या मॉलिक्यूल भी मैं अपनी तरफ से लिख सकता हूं जिसको थोड़ी देर में आप लोग लीगेंड बोलने वाले हो, से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर बॉन्डेड है। फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल जो एनसीईआरटी एग्जांपल लिखती है, सीओ अमोनिया होल थ्राइस Cl3, ठीक है जी। तो इस कंपाउंड के अंदर एक ऐसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसके अंदर कोबाल्ट +3 आयन सराउंडेड है 3 अमोनिया से और 3 क्लोराइड से, ठीक है जी। अदर एग्जांपल्स आर निकल CO होल 4 हुआ, उसके अलावा पीटी, जैसे कि पहले भी आया था एक एग्जांपल, ठीक है जी। नेक्स्ट ऊपर भी लिखा था पिछले बोर्ड पर जब हम लिख रहे थे, FeCN 6-4। नेक्स्ट आपके पास है CO अमोनिया होल 6+3, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन होगा जो फिक्स नंबर ऑफ आयन मॉलिक्यूल से बॉन्डेड होगा थ्रू द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं उसको आप, जिसमें लीगेंड होगा, जैसे आयन और मॉलिक्यूल है लोन पे डोनर है, और CMI एम्प्टी ऑर्बिटल एक्सेप्टर है। उसके बाद सेंट्रल एटम और आयन इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये आपके सामने हेडिंग थी CMI, यहां तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात हो गई थी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात चल रही है, फिर वो बात कर रहे हैं CMI की, द एटम और आयन इन विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आर बाउंड इन अ डेफिनिट ज्योमेट्री अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड द CMI। CMI किसको बोल रहे हैं, बस आप समझ जाए कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन के बारे में बात कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन जिसके अराउंड एक फिक्स ज्योमेट्री, जिसके अराउंड एक फिक्स ज्योमेट्री ऑफ द लीगेंड्स, लीगेंड कौन होंगे, लोन पेयर डोनर्स, ठीक है जी, लोन पेयर डोनर्स is called the central metal atom or ion. For example, the central atom ion in the coordination entities. For example, हम इसी एग्जांपल को उठाते हैं जो हमने हमारे एनसीईआरटी से 5 लिखे थे। इसका CMI कोबाल्ट +3 है, इसका CMI निकल 0 है, इसका CMI प्लेटिनम +2 है, इसका CMI आयरन +2 है, इसका CMI कोबाल्ट का +3 है। इसके अलावा भी एनसीईआरटी एग्जांपल लिख रही है, NiCl2 वाटर होल 4, ठीक है जी। नेक्स्ट देखा जाए CO, यहां लिख लेते हैं, CO लिखा कोबाल्ट, Cl एनाइन पहले लिखा गया, अमोनिया होल 5 चार्जेस +2, ठीक हो गया, एंड Fe CN होल 6-3। यहां अगर मैं देखूं तो निकल +2 मेरा CMI है, कोबाल्ट +3 मेरा CMI है, आयरन +3 मेरे पास CMI है। तो इतने सारे एग्जांपल आपके पास, इनको आप एक कॉपी में कलेक्ट करें, क्योंकि नोमेनक्लेचर में हमें फिर एग्जांपल इधर उधर से ढूंढने नहीं पड़ेंगे, नोमेनक्लेचर में हमें एग्जांपल ढूंढने नहीं पड़ेंगे, इन्हीं की हम आईपैक नेमिंग कर देंगे, ठीक है जी। वन मोर थिंग, उसने कहा जो सेंट्रल एटम है CMI है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने की वजह से ना, आप इसको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सीखा, आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखा, ये एक लुईस एसिड का बिहेव करता है। तो एनसीईआरटी ये लिखती है, दीज सेंट्रल एटम और आयंस आर आल्सो रेफर्ड टू एज द लुईस एसिड। तो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी हुई, CMI प्लस फिक्स नंबर ऑफ आयन मॉलिक्यूल्स है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी हुई, CMI जिससे लीगेंड जुड़कर एक फिक्स ज्योमेट्री हमें दे दे, उसको बोलते हैं जी CMI। तो एग्जांपल आपके सामने आई गए थे। अब अगली बात जो शुरू होने जा रही है, वो शुरू होने जा रही है अबाउट द लीगेंड्स। अब एनसीईआरटी हमें लीगेंड्स के बारे में पढ़ा रही है, लीगेंड्स तीसरा नंबर क्या कह रही है ये, द आयंस और मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल ठीक बात है, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द CMI
जो CMI से जुड़े हुए हैं। ये पिछले दोनों टर्म्स के अंदर टर्मिनोलॉजी में भी डिस्कशन हुआ। इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड द लिगेंड्स। दीज में बी सिंपल आयन सच एज क्लोराइड भी हो सकता है, ठीक होगी बात। स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर अमोनिया, ये भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं जी। कार्बोनिल भी हो सकता है, नाइट्रोसिल भी हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ अभी एनसीईआरटी के वर्ड से पढ़ने में इंटरेस्टेड था। लार्जर मॉलिक्यूल सच एज, मॉलिक्यूल्स में लार्जर करें तो आपके सामने इथाइलिन डाइअमाइन है, ये इथाइलिन, ये डाइअमाइन। एक और लार्जर मॉलिक्यूल का डिस्कशन कर रहा है वो एन पर, ये मेरे पास एक एन हुआ और 3 CH2 NH2 स्ट्रक्चर हुए। इसमें ट्राई इथाइलिन है, ट्राई अमाइन है और नाइट्रोजन पर है। और इवन मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसा कि आप हीमोग्लोबिन में पढ़ते, तो आप यहां मैक्रोमोलिक्यूल को भी एक लीगेंड की तरह बिहेव करवा सकते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी लीगेंड की तरह बिहेव करवा सकते हैं, सच एज प्रोटीन, जैसे कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो हीम हमारा CMI हुआ, ग्लोबिन हमारा प्रोटीन पार्ट के फॉर्म में एक लीगेंड हुआ, हीमोग्लोबिन, ठीक होगी बात। इतनी बात आप क्लियर कर रहे हैं। When a ligand is bound to metal ion through a single donor atom, जैसे कि क्लोराइड हुआ, जैसे कि वाटर हुआ, अमोनिया हुआ, कार्बोनिल हुआ, नाइट्रोसिल हुआ, द ligand is said to be unidentate। जब सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, जब सिर्फ सिंगल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, तो आप उसको यूनिडेंटेट बोल रहे हैं। उसको आप यूनी मतलब एक, यूनिडेंटेट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो आप उसे यूनिडेंटेट बोल रहे हैं। जैसे कि हमारे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वाटर अमोनिया, CuNO हुए, ये यूनिडेंटेट लिगेंड हैं। अगर एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो क्या कहना है, व्हेन अ लिगेंड कैन बाइंड थ्रू 2 डोनर एटम एज इन द इथाइलिन डाइअमाइन, जैसे कि हमारा इथाइलिन डाइअमाइन है, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इथाइलिन डाइअमाइन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसको इथेन 1,2 डाइअमाइन भी हमने बोलना है। इथेन 1,2 डाइअमाइन इसका आईपैक नेम है। इथाइलिन डाइअमाइन का एब्रीविएशन EN है, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है जी। ये एक डाइडेंटेट लिगेंड है और ऑक्सिलेट, इसी के साथ डाई लिखा, डेंटेट लिखा, इसमें पहला एग्जांपल एब्रीविएट करके इथाइलिन डाइअमाइन लिख दिया। दूसरा आप समझते हैं ऑक्सैलिक एसिड को, इसको ऑक्सिलेट लिख दिया गया। ऑक्सिलेट इसका एब्रीविएशन OX है। The ligand is said to be didentate and when several donor atoms are present in a single ligand, एक ही ligand के अंदर several donor atoms आपको दिख जाएं, एक ही ligand के अंदर जब आपको several donor atoms दिख जाएं, जैसे कि आपके पास N पर CH2 NH2 पीछे बोर्ड पर भी छपा हुआ था, ठीक है जी। तो यहां से भी डोनेशन होगा, ये लोन पर भी डोनेशन होगा, ये लोन पर भी डोनेशन होगा, ये लोन पर भी डोनेशन होगा। तो अब इस केस में इनको बोलते हो पोली डेंटेट लिगेंड, इनको बोलते हो पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है जी। ऐसा एनसीईआरटी लिखती है, इनको बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। द लिगेंड इज सेड टू बी पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो ये हमारा पॉलीडेंटेट लिगेंड का एक एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, जो कि 2021 के पेपर में स्ट्रक्चर दिया हुआ था, नाम पूछा था उन्होंने, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। तो ये सबसे पहले समझें कि हमारे पास इथाइलिन डाइअमाइन बनने वाला था, लेकिन हमने बीच में रोक दिया। बीच में हमने इस पर CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी लिख रही है। तभी मैं बार बार आपको फोकस करके बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान से एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ ले। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट -4, ये भी एक पॉलीडेंटेट
लीगेंड है, पॉलीडेंटेट लीगेंड इज एन इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लीगेंड। हेक्साडेंटेट आप समझते होंगे, जिसने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लीगेंड है। इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन, सब बता रहा है एनसीईआरटी। ये नाइट्रोजन 2 डोनर एटम नाइट्रोजन है और 4 डोनर आपके पास ऑक्सीजन है। ठीक होगी बात। चलिए आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट आपके सामने क्या लिख रहा है वो, इसमें उसने बताया कि अगर 2 डोनर एटम किसी सीएमआई के साथ बॉन्ड बना रहे डाइडेंटेट ट्राइडेंटेट में, तो इस टेंडेंसी को आप रिंग फॉर्मेशन बोलते हो, किलेशन। किलेशन शायद आपने कभी सुना होगा। पंजों को बोलते हैं, पंजे नहीं होते क्लोज पंजे, तो किलेशन वहीं से होता है। किलेशन टर्म आती है रिंग फॉर्मेशन। तो आप यहां इथाइलिन डाइअमाइन लिखें, ठीक है जी, यहां सेंट्रल मेटल एटम और आयन लिखें, इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करवा दें। तो जब आपके पास ये स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा तो आप इसे बोलेंगे एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया है, एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया है। और जब कभी भी रिंग का फॉर्मेशन हो जाए तो आप बोलते हैं कि किलेशन हो गया है। व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूजेस इट्स 2 or more donor atoms simultaneously to bind a single metal ion, it is said to be a chelate ligand। उसको आप chelate ligand बोलने वाले हैं। The number of such ligating groups is called the denticity of the ligand। डेंटिसिटी आप समझते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना मोनोडेंटेट, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने डाइडेंटेट, ठीक है जी। Such complexes called the chelate complexes tend to be more stable than similar complexes containing unidentate ligand। मान लीजिए मैं आपको अमोनिया दे रहा हूं, यहां भी डोनर एटम है, मैं आपको इथाइलिन डाइअमाइन दे रहा हूं, ये 2 डोनर एटम्स के साथ है। इसने किलेशन करना है, इसने किलेशन नहीं करना। तो वर्डिंग सुनना, एनसीईआरटी क्या लिखती है, सच कॉम्प्लेक्सेस कोल्ड किलेट कॉम्प्लेक्सेस टेंड टू बी मोर स्टेबल, टेंड टू बी मोर स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी अमोनिया जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देन सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग यूनिडेंटेट लिगेंड, लिगेंड विच हैज 2 different donor atoms and either of the 2 ligates in the complex is called the ambidentate ligand। अब ambidentate के बारे में जान ले क्या कह रहे हैं, जैसे कि साइनाइड है, ठीक हो गया, आइसोसाइनाइड है, इसमें कार्बन भी डोनर है, नाइट्रोजन भी डोनर है, नाइट्रोजन भी डोनर है, कार्बन भी डोनर है, ठीक है जी। तो लाइन क्या लिख रही है एनसीईआरटी, लिगेंड विच हैज 2 different donor atoms। ठीक होगी बात, बिल्कुल क्लियर है। एंड ईदर ऑफ द 2, दोनों में से कोई भी, ईदर ऑफ द 2 लिगेट्स इन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द एम्बी। वैसे भी एम्फीबियन नाम आपने सुना होगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं इसको, ठीक है जी। ऐसे ही आपके पास ONO और नाइट्रो है, ऐसे ही आपके पास CNS NCS है, ठीक है जी। ऐसे ही आपके पास CNO NCO है, ये सब मोनोडेंटेट है लेकिन एम्बी है, दोनों एक साथ डोनेट नहीं हो सकते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द एम्बीडेंटेट लिगेंड। एग्जांपल ऑफ सच लिगेंड्स आर नाइट्रो और नाइट्राइट लिख रही है एनसीईआरटी, SCN लिख रही है, NO2 के बारे में फिर लिखना शुरू किया एनसीईआरटी ने। NO2 आयन कैन कोऑर्डिनेट ईदर थ्रू नाइट्रोजन और थ्रू ऑक्सीजन टू द CMI। ये O से भी जुड़ सकता है, N से भी जुड़ सकता है। सिमिलरली जो CNS है, SCN, जैसे क्या लिखा हुआ है, आयन कैन कोऑर्डिनेट थ्रू द सल्फर और नाइट्रोजन एटम। तो यहां से भी जुड़ सकता है ये, और यहां से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, सल्फर से भी। इसको वैसे हम बोलते हैं थायोसाइनेट, और इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट, ठीक है जी। तो थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, आइसो बोलोगे तो नाइट्रोजन से जुड़ेगा, और थायोसाइनेट बोलेंगे तो आपके पास वो नाइट्रोजन से जुड़ने की जगह पर सल्फर से जुड़ेगा, ठीक है जी।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर। अब थोड़ा नजर मारिए इस पर, नाइट्रोजन एमसी जुड़ा हुआ है, तो इसको एनसीईआरटी लिखती है नाइट्राइटो एन, नोमेनक्लेचर में बड़ा काम आएगा, नाइट्राइटो एन, ठीक हो गया। नेक्स्ट नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ। नेक्स्ट थायोसाइनेटो एस, थायोसाइनेटो एस। नेक्स्ट थायोसाइनेटो एन, ठीक है जी। तो एन जुड़ा नाइट्राइटो एन, ओ जुड़ा नाइट्राइटो ओ, सल्फर जुड़ा थायोसाइनेटो एस, नाइट्रोजन जुड़ा थायोसाइनेटो एन। ऐसा एनसीईआरटी लिख रही है। उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ बढ़ते हैं जी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? वैसे तो आपको पता ही, जब सॉलिड चैप्टर पढ़ते हो तो डायरेक्टली टच होने वाले ग्रुप्स, वहां स्फीयर्स को आप बोलते हो कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहां जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने उनको आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर। हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स विद सीएमआई, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलने वाले हो। ठीक है जी। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन in a complex can be defined as the number of ligand donor atoms, number of ligand donor atoms, number of ligand donor atoms, number of ligand donor atoms in a complex can be defined as the number of ligand donor atoms to which the metal is directly bonded. In example, जैसे मेरे पास पीटी Cl6-2 है, तो बिना टेंशन के इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बता के घर आ सकते हैं, क्योंकि 6 क्लोराइड प्लेटिनम से डायरेक्टली बॉन्डेड है। उसके बाद Ni अमोनिया होल 4+2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है जी। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पीटी एंड निकल आर 6 and 4 respectively. Similarly, in the complex ion Fe(C2O4) होल थ्राइस, ठीक है जी। यहां आयरन +3 में, तो ये -2 3 बार है, तो यहां -3 आ जाएगा। तो ऑक्सिलेट ने आयरन के साथ कुछ इस तरीके से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। तो मैं पहले डेंटिसिटी चेक करता हूं, फिर डेंटिसिटी जितनी भी है, मान लो ये डाइडेंटेड लिगेंड है, फिर इसके नंबर से 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर निकल आता है। एंड COEN होल थ्राइस +3, यहां भी सेम हरकत हुई है। कोबाल्ट +3 के साथ जो इथाइलिन डाइअमाइन है, जो इथाइलिन डाइअमाइन है, वो इस तरीके से कनेक्टेड हुआ। सिमिलरली इन द कॉम्प्लेक्स आयन Fe(C2O4) थ्राइस हुआ, COEN थ्राइस +3 हुआ। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ आयरन एंड कोबाल्ट इज 6, बिकॉज ये जो ऑक्सलेट है ये डाइडेंटेट है, जो इथाइलिन डाइअमाइन है वो भी डाइडेंटेट है, दोनों के दोनों डाइडेंटेट है। और जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्होंने बनाए उनको हमें चेक करना है। तो पहले मैं इनका नंबर चेक करूंगा, ये 3 बार आया, फिर डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन इज डिटरमाइंड ओनली बाय द नंबर ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, इससे आप लोगों को सीरियसली लिखना चाहिए और नोट करना चाहिए। तो एनसीईआरटी लिखती है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, वो खुद ही कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन is determined only by the number of sigma bonds. कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को गिनकर ही हमें डिटरमाइन करने हैं, ठीक है जी। By the sigma bonds formed by the ligand with the CMI, pi bonds if formed between the ligand and CMI are not counted for this purpose. इसमें हमें पाई बॉन्ड्स को अगर बने हो तो इफ फॉर्म्ड,
तो काउंट नहीं करना है। कोऑर्डिनेशन मतलब दिस पर्पस के लिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर गिनने के लिए हमें उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म आपके पास है, तो रेड पेन का यूज खत्म हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया रेड पेन हमने क्यों यूज किया, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखने के लिए कि सिग्मा बॉन्ड्स ही कोऑर्डिनेशन नंबर हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेक्स्ट आपके पास है जी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या हुआ ये, द सेंट्रल एटम और आयन एंड द लीगेंड अटैच टू इट आर enclosed in square bracket Fe Cn whole 6 minus 3. The central metal atom or ion, लो जी CMI plus ligand enclosed in the square bracket and is collectively termed as, इसको collectively आप लोगों ने क्या बोलना है जी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द आयोनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड। अब मान लो इसके साथ में 3 के जुड़ने, तो आपके पास जो बाहर और अंदर लिखा जाएगा वो आयोनाइजेबल आयंस होंगे, आयोनाइजेबल आयंस होंगे। द आयोनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड आर कॉल्ड द काउंटर आयंस। इसको आप क्या बोलेंगे, शायद आपको पुराना जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उससे पता भी चल रहा होगा, इनको आप काउंटर आयंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन K4Fe6, चलो जी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही उठा लेते हैं, K4Fe6। तो ये हमारे पास पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ, ये हमारे पास काउंटर आयंस हुए। फॉर एग्जाम्पल इन द कॉम्प्लेक्स, ही मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी क्या लिख रही है। अगला आपको याद होगा एक वर्ड, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन, तो मैं इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात लिखता हूं, बस ज्योमेट्री बोलो और फ्री हो जाओ, ज्योमेट्री बोलो और फ्री हो जाओ। तो हम एनसीईआरटी में से पढ़ें, क्या लिख रहा है एनसीईआरटी, द 3D अरेंजमेंट, द स्पेशियल अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द CMI। जो 3D अरेंजमेंट ऑफ द CMI प्लस लिगेंड्स की कलेक्टिवली 3D जो अरेंजमेंट है टू द सेंट्रल एटम डिफाइंस अ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन्स अबाउट द सेंट्रल एटम। द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है। 4 का इस चैप्टर में धूम मचेगी। एक तो ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, और थर्ड स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। ठीक है जी, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। उन्होंने एग्जांपल भी दिए हमें कि कौन कौन ऑक्टाहेड्रल है। वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसी का आप देखो सीधा सा आंसर देके आ जाओ कि वो तो ऑक्टाहेड्रल है ही। बात फंसेगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर, बात फंसेगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर, उसके बारे में क्या लिखना है। एग्जांपल दिया CO अमोनिया होल 6, CO अमोनिया होल 6 प्लस 3, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक हो गया। NI CO होल 4, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, टेट्राहेड्रल। तो मुझे ना फिलहाल की ज्योमेट्री से मतलब नहीं है, मुझे उस कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन वर्ड से मतलब है। एंड देन मैंने आपको पहले भी बताया प्लेटिनम के साथ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो। ठीक है जी, बस सोचे समझे बिना इसको स्क्वायर प्लेनर बोल के आ जाओ। देखना नहीं है कि इसके अंदर कौन सा लीगेंड जुड़ा हुआ है। प्लेटिनम इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विद 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, टेंशन लो मत, स्क्वायर प्लेनर लिखो और घर आ जाओ। तो यहां एनसीईआरटी ने फिर क्या किया, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन दिखाए हैं। जैसे स्क्वायर प्लेनर दिखा दिया, CMI सेंटर में लिखा, लीगेंड दिखा दिए, फिर एक टेट्राहेड्रल दिखा दिया, इसके तो आप हैबिचुअल है ऑलरेडी, फिर उसने एक स्क्वायर प्लेनर शो कर दिया। ठीक है जी, फिर एनसीईआरटी ने एक शो किया ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, जैसे हमारा PCl5 होता है,
एंड देन एक शो किया स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है जी। तो अगर आपने थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर से आप यूज टू होंगे, हैबिचुअल होंगे। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल एंड फाइनली स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है जी। शेप्स ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, एम रिप्रेजेंट्स द सीएमआई एंड एल शोज द लीगेंड। तो ये एनसीईआरटी लिखती है कि ये लीगेंड है और ये सीएमआई को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीएमआई को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन नंबर शुरू करने से पहले, ये हमारी वाइटर इंस्टीट्यूट की बुक है और इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। और अगर आप चेक करें तो यहां मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रखे हुए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप, शायद आपको पहचान में आ जाए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप? इस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के जो मेरा पहला वीडियो है, जब उसको करने लगते हैं तो 1 से 30 तक के क्वेश्चन सीधे सीधे पहले वीडियो से होंगे। अब ये जो वीडियो है 30 मिनट तक के वीडियो में आप जैसे कि क्वेश्चन पढ़ता हूं 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट कॉमन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एज पर वर्नस पोस्टुलेट। ऑक्टाहेड्रल बड़ी कॉमन सी बात है, स्क्वायर प्लेनर बड़ी कॉमन सी बात है, टेट्राहेड्रल बड़ी कॉमन सी बात है। तो वहां नहीं लिखा गया अबाउट द ट्रायगोनल प्लेनर, अगर आपने वर्नर थ्योरी को मेरे पहले वीडियो में सुना हो तो। दूसरी बात, मैं कुछ भी एक 46 नंबर पढ़ दूं, उसने कहा KAlSO4 होल थ्राइस 12 वोटर, KAl सल्फेट का, KAl लिखा, सल्फेट लिखा होल ट्वाइस करके और 12 वोटर लिखा। कहते हैं क्या चीज है? तो अगर आप मेरे साथ थे तो मैंने एक तो पोटाश एलम के बारे में बात की थी आपसे, तो ये पोटाश एलम का फॉर्मूला है। 46 नंबर क्वेश्चन, पोटाश एलम, मोहर सोल्ट, जिप्सम, कार्नेलाइट। तो अगर आप इन सब क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो वाइटर इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स अवेलेबल हैं और लेक्चर्स को सुने। यही सेम हमारा प्रेजेंटेशन क्लासरूम में भी आपको मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी कुछ एक्सेस और अलग करना चाहते हैं तो आपको वाइटरे से जुड़ना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा है वो। ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा है वो, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम की बात की तो इसमें क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज अ चार्ज। जैसा कि मैं आपको NiCO होल 4 की बात कर रहा हूं, तो इस निकल पर जो चार्ज होएगा, जो कि हाल फिलहाल 0 है। द ऑक्सीडेशन नंबर of central atom in a complex is defined as a charge it would carry if all the ligands are removed। अगर मैं इन सबको यहां से हटा दूं तो इस पर जो रिजल्टेंट चार्ज बचेगा वो सेम हमारे रेडॉक्स चैप्टर से डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर हुई। इट वुड कैरी इफ ऑल द ligands are removed along with the electron pair that are shared with the central atom। इनको अपने लोन पेयर के साथ भगा दें, जो सेंट्रल पर चार्ज बचेगा बस वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रोमन न्यूमेरल इन द ब्रैकेट। जब आप इसका नाम लिखोगे, जैसे कि मैं लिखने वाला हूं टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, पैरेंथेसिस में मतलब ब्रैकेट में आपने 0 लिख देना है। फॉलोइंग द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये 0 हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया है। एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी दे रही है उसको भी उठा ले, पहले से कुछ नया एग्जांपल आया, ये अभी तक नहीं था। CuCN होल 4, CuCN होल 4 -3। जब मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो ये x हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, -3 हो गया, x इज इक्वल टू +1 आ गया। तो जब मैं इसका नेम लिखूंगा तो पैरेंथेसिस में मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? +1। यानी मुझे रोमन में 1 लिखना है, मुझे रोमन में 1 लिखना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक, होमोलेप एंड देन हेटेरोलेप, होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक।
होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक। तो क्या करना है जी, कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम्स। जैसे कि ये कंपाउंड था आपके पास, अगर CMI प्लस सेम काइंड ऑफ लीगेंड्स हो, सेम काइंड ऑफ लीगेंड्स हो, तो उसको होमोलैप्टिक बोलना है। CMI प्लस अलग अलग टाइप के लीगेंड्स आपके पास हों, जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैं आपको याद करवा रहा हूं लगातार, PtCl2 अमोनिया होल ट्वाइस सिस्प्लेटिन जो एंटी कैंसर मेडिसिन है, ये आपका हेट्रोलैप्टिक हो जाएगा। तो एनसीईआरटी की लाइनें क्या बोलती हैं, complexes in which a metal is bound to only one kind of donor groups, for example ये पीछे लिखा हुआ है जो आपके पास Cu अमोनिया होल 6+3, Cu अमोनिया होल 6+3 होमोलैप्टिक है। तो पेपर में क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ द फोर विच वन इज होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक। और होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक सुना हुआ ही नहीं है, तो भाई साहब आंसर कहां से देंगे हम, इज बाउंड टू बी मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम्स, जैसा कि ये लिखा। और एनसीईआरटी कोबाल्ट के साथ एग्जांपल लिखती है जो कि शुरू में था, उसी को बार बार रिपीट कर रही है एनसीईआरटी। लो जी, ये हेट्रोलैप्टिक हुआ, होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक एग्जांपल आप समझ गए होंगे। देन आफ्टर अब शुरू हो जाएगा आपका नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। नोमेनक्लेचर शुरू होने जा रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। इन पूरी टर्म्स को पढ़ने के बाद, ये सारी टर्म्स पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में अब नोमेनक्लेचर आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ द नीड टू हैव एन अनएम्बिगुअस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग फॉर्मूलाज एंड राइटिंग सिस्टमेटिकल नेमिंग, पर्टिकुलरली व्हेन डीलिंग विद आइसोमर्स। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से अमोनिया अमोनिया ClCl करके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, दूसरा आपके पास यही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके का है, तो ये 90 डिग्री पर है, इसको हम सिस बोलते हैं। ये एक दूसरे के 180 पर है, इसको हम ट्रांस बोलते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा इसको जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करेंगे। तो नोमेनक्लेचर की नीड हुई क्यों, इसलिए हुई कि इन दोनों के नाम में कहीं सिस कहीं ट्रांस यूज करना था, अदरवाइज तो टेट्राक्लोराइड है ही, डाई अमाइन है ही। तो दोनों के नाम में लीगेंड भी सेम, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम, सब कुछ सेम होगा, तो हाउ द डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस। तो योर आंसर इज बेस्ड ऑन सिस एंड ट्रांस। तो इसीलिए मुझे आईपैक नोमेनक्लेचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। The formulas and names adopted for coordination entities are based on the recommendations of IUPAC। जो IUPAC ने हमें recommendations दिए, वहां से हम सारे रूल्स ओबे करने वाले हैं। लो जी, formulas of mononuclear coordination entities। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले लिखने जा रहे हैं फॉर द मोनोन्यूक्लियर। आप समझते होंगे जिसका CMI एक ही हो, जिसका सेंट्रल मेटल एटम और आयन एक ही हो, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस और मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है जी। द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ शॉर्ट हैंड टूल। किसी भी फॉर्मूले को जब लिखा जाता है तो एनसीईआरटी बोलती है कि ये किसी भी कंपाउंड को लिखने का एक शॉर्ट हैंड टूल है, एक छोटा तरीका है, शॉर्ट हैंड टूल है टू प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपाउंड इन अ कंसाइज एंड कन्वीनियंट मैनर। बात भी ठीक है बिल्कुल। काउंटर आयन कितने, ये बोल बोल कर थोड़ी बताएंगे, फॉर्मूले ने लिख दिया। CMI कितना, एक ही है, मोनोन्यूक्लियर है, लीगेंड 6 है, कौन है, तो ये मेथड हो गया। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कंटेन अ सिंगल सेंट्रल, ये मैंने शुरू में लिख दिया था कि मोनोन्यूक्लियर का मतलब है एक ही CMI होगा। द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूलाज। नंबर 1, CMI इज लिस्टेड फर्स्ट। CMI को सबसे पहले लिस्ट कर लिया गया, ठीक होगी बात। CMI लिस्टेड फर्स्ट क्योंकि ये तो बैकबोन है। CMI लिस्टेड फर्स्ट। आगे, द लीगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बात बिल्कुल ठीक है। लीगेंड्स को देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें लिखना है, ठीक है जी। द प्लेसमेंट ऑफ लीगेंड in the list doesn't depend on charge। लीगेंड चार्ज
पर डिपेंडेंट नहीं होगा। डिपेंड होगा तो उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली। लिगेंड कोई भी हो, इधर द मोनो और डाई और द पॉली, कैसा भी हो लिस्टेड अल्फाबेटिकली ही होगा। इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लिगेंड्स लाइक ऑक्सिलेट का OX, क्लियर ना, जैसे ऑक्सिलेट है, जैसे इथाइलिन डाइमाइन है, जैसे EDTA है, ये एब्रीविएटेड है OEE। इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लिगेंड्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीविएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये फिर अल्फाबेटिकली कंसीडर हो जाएंगे। कुल मिलाकर रहना अल्फाबेटिकली है, कोई ज्यादा आपको इसमें सरदर्द लेने की नीड नहीं है। द फॉर्मूला ऑफ एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, द फॉर्मूला ऑफ एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज्ड और नॉट इज इंक्लूज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप यहां इसको भी अल्फाबेटिकल लिखना था, फिर आप एंटायर फॉर्मूले को एक स्क्वायर ब्रैकेट में दे देंगे, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे न्यूट्रल हो, चार्ज्ड हो चाहे नहीं हो, आपने उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना ही लिखना। व्हेन लिगेंड्स आर पॉलीएटॉमिक लाइक वाटर हो गया, सल्फेट हो गया, देयर फॉर्मूलाज आर इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस, मतलब उसको आपने, जैसे सल्फेट हुआ तो आप उसको ऐसे लिख दे, जैसे आपके पास नाइट्रेट हुआ तो आप उसको ऐसे लिख दे, तो उसको एक छोटे ब्रैकेट के अंदर आप लिख देंगे। लिगेंड्स एब्रीविएशन आल्सो इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस, मतलब इथाइलिन डाइमाइन को भी आप छोटे ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट तो पहले आ ही चुका है एंटिटी के लिए। देयर शुड बी नो स्पेस इन बिटवीन द लिगेंड्स एंड द मेटल विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हमें कोई स्पेस नहीं रखना। Fe रखा, ठीक है जी, फिर मैंने ऑक्सिलेट रखा, उसके बाद मैंने इस पर -3 का चार्ज लगा दिया। तो पहली बात CMI को लिस्ट किया गया, लिगेंड को लिस्ट किया गया, ये एक पॉलीएटॉमिक था छोटे ब्रैकेट में डाल दिया गया, और पूरी एंटिटी को हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया है, और इनके बीच कोई स्पेस नहीं रखना आपने ना। When the formula of a charged coordination entity is to be written without that of the counter ion, the charge indicated outside the square bracket। मान लीजिए इसको मैंने लिखना था FeC2O4 होल थ्राइस, ठीक होगी बात, और यहां मैंने -3 लिखकर यहां लिखना था K3। तो अगर मैं K3 यानी विदाउट द केटायन लिखने में इंटरेस्टेड होऊंगा तो चार्ज को स्क्वायर ब्रैकेट के सुपरस्क्रिप्ट में लिख दूंगा, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। व्हेन द फॉर्मूला ऑफ द चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज टू बी रिटन विदाउट दैट ऑफ अ काउंटर आयन, द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज अ राइट सुपरस्क्रिप्ट, द नंबर बिफोर द साइन, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, फिर इसने एग्जाम्पल रखने की कोशिश की है एनसीईआरटी ने, वो हम चेक कर लेते हैं। COCN होल 6 नया एग्जाम्पल है, -3 Cr H2O होल 6 +3। तो ये हमारा CMI हुआ, ये लिगेंड हुआ, लिगेंड पॉलीएटॉमिक था तो स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में तो एंटिटी है। इसका काउंटर आयन लिखा नहीं तो चार्ज को राइट हैंड साइड में सुपरस्क्रिप्ट में लिख दिया गया है। 7वां नंबर रूल क्या बोलते हैं? द चार्ज ऑफ द केटायंस इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ एनायंस। ये नेगेटिव है तो इसको इससे बैलेंस कर दिया, ये प्लस है तो इसको इससे बैलेंस कर दिया। सिंपल सा रूल है जो 9वीं 10वीं में हम किसी भी कंपाउंड को लिखने में यूज करते थे। अब नेमिंग की तरफ बढ़ेंगे और ये सारी बात आपको दिमाग में परमानेंटली सेट हो गई है तो ठीक है जी। चलिए नेमिंग में वैसे बच्चों को मैं एक लाइन में लिखवा देता हूं बातों को कि सबसे पहले हम केटायन जो कि एक काउंटर आयन है उसका नाम मेंशन करेंगे अगर होगा तो, इफ एनी, और इसको हम बिना नंबर के लिखेंगे क्योंकि ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए लिखा जाता है। जैसे कि मैं K4FeCN6 का आइपेक नेम आपको जब बताऊंगा तो इसको काउंटर आयन को मैं सिर्फ पोटेशियम लिखकर छोड़ दूंगा और टेट्रा पोटेशियम में नहीं लिखूंगा। फिर मैं इसके बाद लीगेंड्स लिखता हूं जी, और जब मैं लीगेंड्स लिखूंगा तो ऑर्डर अब भी मैं अल्फाबेटिकल ही लिखूंगा। अभी तो मेरे पास एक ही है और इसको मैं साइनाइडो, लेकिन जितनी बार आया हुआ है उतनी बार मैं मेंशन करूंगा। तो इसमें मेंशन करूंगा विद नंबर इंडिकेटिव प्रीफिक्स।
कितनी बार है, 6 बार है, तो हेक्सा साइनाइडो। अब अगर कार्बन जुड़ा है, क्योंकि ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो साइनाइडो सी, क्योंकि एपेक ने हमें अरेंजमेंट दे दी है। उसके बाद लिगेंड्स को लिखने के बाद अल्फाबेटिकली फिर मैं मेटल को लिखता हूं, CMI को लिखता हूं, ठीक है जी। मेटल को लिखूंगा तो लिगेंड में 2 4 5 बातें और भी आप ध्यान कर सकते हो। जैसे लिगेंड नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसके सफिक्स में एक ओ जोड़ दो, सल्फेटो, नाइट्रेटो, क्लोराइडो, फ्लोराइडो एटसेट्रा। अगर ये न्यूट्रल है तो आपको इसके नाम में कोई चेंज करने की नीड नहीं है, नाम में कोई चेंज करने की नीड नहीं है, नाम में कोई चेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, कि अगर कोई किटाइनिक हो तो उसके एंड में मुझे IUM लगा देना है, जैसे हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक है जी। हाँ, कुछ न्यूट्रल ऐसे हैं जैसे कि वाटर को हमने बाय डिफॉल्ट ही एक्वा बोल दिया है, अमोनिया को AMMINE अमाइन बोल दिया है, ठीक है ना। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। लो एनसीईआरटी पे भी फोकस कर ले, क्योंकि टारगेट तो वही थी। द किटाइन इज नेम्ड फर्स्ट, लो जी, किटाइन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। कुल मिला के किटाइन को पहले लिखना है, अगर हो तो द लिगेंड आर नेम्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसा कि मैंने बताया, बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल एटम और आयन। CMI से पहले इस भाई साहब को मेंशन करना है। दिस प्रोसीजर इज रिवर्स फ्रॉम राइटिंग फॉर्मूला, ठीक है ना। दिस प्रोसीजर इज रिवर्स्ड फ्रॉम राइटिंग फॉर्मूला। हुआ क्या, वहां ना आपने CMI को पहले कंसिडर किया था भाई साहब। जब तक बैकबोन नहीं लिखोगे ना, मान लो ये नाम दिया हुआ इसका टेट्रा हेक्सा साइनाइडो, पोटेशियम तो बोलना था ना, हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2, तो मुझे पहले आयरन का स्केलेटन लिखना है। तो इसलिए एनसीईआरटी लिख दी है कि पहले मुझे किटाइन जो काउंटर आयन है, लिगेंड फिर CMI, वहां क्या था, पहले CMI फिर लिगेंड फॉर्मूला लिखने में ना, वो मजबूरी थी हमारी। आईपैक नोमेनक्लेचर में ऐसे ही होता है। मान लो आपको किसी ने कह दिया 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन, तो पहले आप हेक्सेन का स्केलेटन बनाते हो, फिर 2,2 पे डाइमिथाइल लगाते हो, ठीक है ना। नाउ नेम्स ऑफ द आयनिक लिगेंड एंड्स इन O, सल्फेटो, क्लोराइडो, सल्फाइडो, नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, ऑक्सिलेटो। दोज ऑफ न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगेंड्स आर द सेम एक्सेप्ट एक्वा। पानी के लिए हमने एक्वा यूज किया, अमोनिया के लिए हमने अमाइन यूज किया, एंड कार्बोनिल के लिए, CO के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बोनिल, और NO के लिए नाइट्रोसिल, कार्बोनिल और नाइट्रोसिल यूज किया, इनके लिए कार्बोनिल और नाइट्रोसिल यूज किया, ठीक है जी। While writing the formula of coordination entity, these are enclosed in brackets. इन सबको ब्रैकेट में डाल देना है, क्लियर, जब भी हम इसका नेमिंग शेमिंग कर रहे होंगे। प्रीफिक्सेस मोनो, डाई, ट्राई एटसेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मैंने बताया था, विद नंबर इंडिकेटिव प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा। When the names of the ligand include a numerical prefix, then the term bis। अब बात सुनो, मान लो इथाइलिन डाइअमाइन एक लिगेंड का नाम है, तो इसके खुद के नाम में डाई आ गया, क्लियर ना, इसके खुद के नाम में डाई इंक्लूडेड इन नेम। तो भाई साहब इनका नंबर शो करने के लिए हम बिस को 2, इसको 3, टेट्रा किसको 4, ये वर्ड यूज करते हैं। प्रीफिक्सेस मोनो, डाइट्राई एटसेट्रा are used to indicate the number of the individual ligands in the coordination entity. When the names of the ligand include a numerical prefix, then the term bis, tris, tetrakis are used the ligand to which they refer being placed in parenthesis। तो हमें इन नामों को जब लिखना है तो उसके लिए इथाइलिन डाइमाइन को तो ब्रैकेट में डाल देना है। अभी मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं। COEN होल थ्राइस मेरे पास ये पढ़ा हुआ है, तो काउंटर आयन तो है नहीं, आ जाएगा जब इसमें हमने लिखना होगा, जैसे Cl3 लिख दिया इसकी जगह पर, तो इसको बोलना है हमने ट्रिस, इथेन 1,2 डाइअमाइन, नाम में डाई है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है जी। तो जो मैंने वहां लिखना है ना, इथाइलिन डाइअमाइन या इथेन 1,2 डाइअमाइन,
उसको ब्रैकेट में डाल देना है, ऐसा लिखा गया। ठीक है जी। तो पहले कीटाइन, फिर लीगेंड, लीगेंड के नाम में क्या क्या, और फिर हम लोग किसको यूज कर लेंगे, मेटल को, और मेटल के साथ भी हमें कोबाल्टेट, जिंकेट ऐसे टर्म यूज करनी पड़ सकती है अगर एंटिटी नेगेटिव हो, अगर एंटिटी नेगेटिव हो, जैसे कि ये वाली एंटिटी। और मैं तो बच्चों को सिंपल ट्रिक बताता हूं कि अगर कीटाइन से शुरुआत हो रखी हो तो ये एंटिटी पक्का नेगेटिव है, तो मेटल के साथ में 8 जोड़ना ही जोड़ना है, मेटल के साथ में 8 जोड़ना ही जोड़ना है। कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, फेरेट, जिंकेट, क्यूपरेट, ये जोड़ना ही जोड़ना है। और एंड आप करेंगे विद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सीएमआई, सीएमआई के ऑक्सीडेशन नंबर के साथ आप इसकी एंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले कीटाइन अगर हो तो काउंटर आयन वाला, फिर आप लिखेंगे जी लीगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर आप लिखेंगे जी मेटल, मेटल अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव है तो 8 के साथ, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखकर रोमन में आप फ्री हो सकते हैं। अगर काउंटर आयन एनायन हो तो फिर आप क्लोराइड एंड में, ब्रोमाइड, सल्फेट वगैरह लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास Ni, मैं एनसीईआरटी से बाहर होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, फालतू में आपको उलझाने का कोई फायदा नहीं है। PPH3 होल ट्वाइस, ठीक है जी, इज नेम्ड एज, इसको जो नेम दिया गया डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, ठीक है। फिर यूज किया जिसने बिस, BIS, बिस। ये भाई साहब कौन है, ट्राइफेनाइल फोस्फीन, फोस्फीन आप जानते हो PH3 है, इस पर 3 फिनाइल लगा दिए गए, C6H5, तो क्या बन गया, बिस, ब्रैकेट शुरू किया हुआ एनसीईआरटी ने, ट्राई फिनाइल फोस्फीन, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंड देन आफ्टर ये एंटिटी 0 है तो निकल को निकल के तरीके से ही लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 है तो रोमन में डाल देना है उसको। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन कीटाइन, एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरल्स इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपको उसके न्यूमेरल्स डाल देने रोमन वाले। इफ द कॉम्प्लेक्स एनायन इज कीटाइन, अगर ये कोई कीटाइनिक एंटिटी है तो मेटल के नाम में कोई बदलाव नहीं करना है। द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, स्कैंडियम, ओके। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट इन अ कॉम्प्लेक्स कीटाइन इज कॉल्ड द कोबाल्ट एंड प्लेटिनम इन द कॉल्ड प्लेटिनम इफ द कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ढेरों बार इस एग्जांपल को आप पढ़ चुके हो तो अब आपको याद हो गया होगा। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन एनायन, ठीक है जी, द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद द सफिक्स O8, O8, क्लियर ना। जैसे इसमें फेरेट बोलेंगे, जिंकेट बोलेंगे, ATE, FERRATE, इसको फेरेट बोलेंगे आप, ठीक है जी। जिसे कोबाल्ट है, ये एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने तो हमें इससे अवेयर रहना है। SCN(2) कभी इसका नाम लिखो। पहले तो मैंने यूज किया टेट्रा, फिर यूज किया जी मैंने थायोसाइनेटो एस, फिर लिखा जी कोबाल्टेट 2, कोबाल्टेट। फॉर सम लिगेंड्स द लैटिन नेम्स आर यूज्ड, वो तो पता ही ना कि आयरन को आयरनेट तो लिख नहीं सकते ना, गोल्ड को गोल्डेट थोड़ी लिखोगे, सिल्वर को सिल्वरेट थोड़ी लिखोगे, सिल्वर को लिखोगे आप अर्जेंटेट, कोबाल्ट को कोबाल्टेट, आयरन को हम आयरनेट ना लिखकर क्या लिखेंगे, फेरिट, ठीक होगी बात। चलिए अब 2004 के एपिक ड्राफ्ट में रिकमेंड किया गया था एनायनिक लिगेंड्स विल बी एंड विद IDO सो द क्लोरो वुड बिकम्स क्लोराइडो। 2004 के रिकमेंडेशन से, अब तो बहुत टाइम हो गया, 18 साल हो गया उस बात को, 19 साल हो गया, 2023 में जी रहे हैं हम लोग अभी। तो क्लोरो नहीं बोलना है, क्लोराइडो, फ्लोरो नहीं, फ्लोराइडो, ब्रोमो नहीं, ब्रोमाइडो। पुरानी बुक से कुछ एडिशन में आपको ये नाम ऐसे कैसे मिल सकते हैं, ठीक है जी। द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कीटाइन। तो अगर ये एंटिटी न्यूट्रल हो, अगर एंटिटी न्यूट्रल हो, जैसे कि मैं आपको ये कई बार लिख के दे चुका हूं, तो ये हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। फिर नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं तो हम एनसीईआरटी के इन एग्जांपल्स को अपने दिमाग में डाल लेते हैं, नोमेनक्लेचर फिर हमारा एंडिंग की तरफ चला जाएगा, ठीक है जी। Cr अमोनिया थ्राइस H2O थ्राइस Cl3,
Cr, अमोनिया थ्राइस, वाटर थ्राइस, Cl3। तो यहां AMMIN नहीं है, यहां AQUA है, तो ए दोनों में, लेकिन M अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो क्या यूज करेंगे? ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ये इसका आइपिक नेम हुआ। बाकी खुद भी लिखिए और एनसीईआरटी में क्रॉस चेक कर लेना। फिर आपको दे रखा है जी CO, ठीक हुआ। फिर दिया जी इसने NH2 CH2 CH2 मतलब इथाइलिन डाइमाइन EN होल थ्राइस, ठीक हो गया जी। एंड देन इसको ट्वाइस लिखकर सल्फेट का थ्राइस लिख दिया। इसका जो नेमिंग आएगी वो आएगी, इस सी को यूज करेंगे आप ट्रिस, इसको लिखेंगे आप इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक हो गया। ये 2 और 3 से तो चार्ज बैलेंसिंग के लिए। फिर कोबाल्ट लिखेंगे, ये चार्ज इसका है। थर्ड हो गया सल्फेट, सल्फेट का खुद का चार्ज यहां है, तो इसको बाद में आप बिना नंबर के मेंशन कर देंगे सल्फेट, ठीक होगी बात। अगला एग्जांपल आपके पास है एजी, ये 2022 में आया था, 2022 में आया था। एजी अमोनिया होल ट्वाइस, ठीक होगी बात। एजी CN होल ट्वाइस इज नेम्ड एज, तो इसका जो नेम हमने करना है वो पहले पॉजिटिव एंटिटी होगी, बाद में नेगेटिव एंटिटी होगी। तो इसका नाम लिखेंगे आप लोग यहां से डाई अमाइन सिल्वर 1, डाई साइनाइडो C अर्जेंटेट 1, तो इसका नेम हो जाएगा डाइअमाइन सिल्वर 1 डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1। एक बार एनसीईआरटी से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और केटायन हमेशा पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में इस पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में 2 स्फीयर्स हैं, पहला केटायन दूसरा एनायन। तो केटायन अगर एंटिटी है तो मेटल के नाम के साथ 8 नहीं लगना, और अगर नेगेटिव एंटिटी है तो मेटल के नाम के साथ 8 लगना है। तो ये 2022 का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से सीधा सीधा कॉपी मारा हुआ था। फिर एग्जांपल आपके पास 9.2 है, शुरू करें भी। क्वेश्चन है एग्जांपल 9.2। एग्जांपल 9.2 क्या कह रहे हैं भाई साहब? कह रहा है जी फॉर्मूला लिख दो, टेट्रामाइन देन एक्वा क्लोराइडो। तो ये एक हमारे पास हेट्रोलैप्टिक है, पहले फ्रेम करना चाहिए कोबाल्ट +3 को, कर दिया जी। देन उसने कहा जी टेट्रामाइन, तो लिख देते हैं जी टेट्रामाइन। फिर कह रहे हैं जी लिखो क्लोराइडो वाटर, लिख दिया जी वाटर, एक ही है। फिर कह रहे हैं जी लिखो क्लोराइडो, लिख देते हैं जी क्लोराइडो। अब इसका 0 चार्ज था, इसका 0 है, -1 सॉरी। तो अमोनिया पे, अमोनिया का चार्ज 0 है, पानी का 0 है, क्लोराइड का -1 है, तो भाई साहब -2 का चार्ज बच गया। लेकिन अभी फिल्म बाकी है, कोबाल्ट 3 लिखकर क्लोराइड लिख रहा है, तो इस सॉरी +2, इसको बैलेंस करने के लिए आपने 2 Cl2 लिख दिए हैं। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्या कह रहे हैं, ये पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2, जिंकेट 2। फिर लिखा जी पोटेशियम बाद में देखेंगे, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, यहां OH लिख दे, टेट्रा लिख दे, ठीक होगी बात। -1 -1 -1 -1 4 बार, तो बैलेंसिंग हुई तो -2 आ गया। इसके लिए हमने K2 लिख दिया, तो K2 ZnOH होल 4 हमारा ये आंसर निकल आया। नेक्स्ट चेक कर ले, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, भाई साहब कौन है इनके साथ, इसका बैकबोन कोबाल्ट 3, लिख दिया गया जी। फिर लिखा जी डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो Cl2 लिख दिया गया जी। फिर बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, बिस मतलब हमारे पास EN 2 बार है, क्योंकि उसके खुद के नाम में डाइट्राई टेट्रा आ रहा है। डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, कोबाल्ट 3। अब आप सोचो, और कोबाल्ट 3 है तो उस पर कोई ना कोई चार्ज हमें फाइनली लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये -1 -1 इसके
+3 को 2 बार ही बैलेंस कर सकते हैं, तो ये चार्ज आपके पास +1 का बच गया। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। टेट्रा कार्बोनिल निकल, इसको तो मैं कई बार लिख चुका था, निकल पे 0 चार्ज है और ये टेट्रा कार्बोनिल हो गया। ठीक होगी बात। तो इस तरीके से हमारा जो एग्जाम्पल 9.2 था उसके 5 क्वेश्चन हमने यहां बोर्ड पे सोल्व किए, जिसमें हमें फॉर्मूला बनाना था। ठीक होगी बात। फिर एग्जाम्पल 9.2 के अंदर राइट द एपिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे कि पहला दिया उसने पीटी के साथ ब्रैकेट में लिखा उसने अमोनिया का ट्वाइस, फिर लिखा जी उसने Cl, फिर लिखा जी NO2, फिर लिखा जी आपने स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब हमें लिगेंड पहले लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये AMM है, ये CH है, ये नाइट्राइटो N है। ठीक होगी। तो ACN, तो क्या लिखेंगे? डाई अमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटोएन, चार्ज 0 था, -1 है। प्लेटिनम, वैसे उसने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा है, तो अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो -1 ना यहां चार्ज है, ना यहां चार्ज है, ना यहां चार्ज है, तो इस पे +2 इसको बैलेंस करने के लिए, -1 को बैलेंस करने के लिए +2, तो कुल मिलाकर इसका नाम हो जाएगा हमारे पास अमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लेटिनम 2, डाइअमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लेटिनम 2। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी खोलकर BCDE इन सब नेम्स को आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करें, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जल्दी बिल्ड होगा। फिर इंटेक्स क्वेश्चन है, उसमें 9.1 9.2 में ये सेम प्रैक्टिस डाल रखी है। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि आप थोड़ा सा अपने लेवल पर इसको करें। मैं आपको बता दूं कि 9.2 का जो एक छठा पार्ट है उसमें CH3NH2 लिगेंड दिया है, तो इसको आप बोलेंगे मिथेनमाइन, वैसे इसका नाम है एपिक नेम मिथेनमाइन, तो इसको मिथेन अमाइन ही लिख सकते हैं लिगेंड का नेम। तो अगर ये एक बार ये है तो आप इसको मिथेन अमाइन लिखें लिगेंड के नाम की जगह पर। फिर इसकी प्रैक्टिस प्रॉपरली आप सोल्व कर लें, फिर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डालें, फिर हम बैठेंगे। ठीक है जी। अब आपके पास नोमेनक्लेचर टॉपिक खत्म होता है। बॉन्डिंग से पहले हमें ये आइसोमेरिज्म की बात करता है, ठीक है जी। आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कॉमन बात है। क्यों है जी? क्योंकि यहां कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। सर ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हाँ, बनने के बाद इसका बिहेवियर कोवलेंट जैसा ही है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स का सेम केमिकल फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट हो, आपको सर तो ऑर्गेनिक वाली डेफिनेशन बोल रहे हो, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट 2 और मोर स्ट्रक्चर्स, तो उसको आप रेजोनेंस आइसोमेरिज्म बोलते हो, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम दे डिफर इन 1 और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, कलर अलग हो सकता है, मैग्नेटिज्म अलग हो सकता है, कुछ भी इस टाइप की प्रॉपर्टी अलग हो सकती है उसकी। तो मोलिकुलर फॉर्मूला आपका सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आपके पास फिलहाल डिफरेंट आ रहे, ये सेम भी हो सकते। अगर आपने मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप समझते होंगे कि एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म निकलेगी, दूसरी आपके पास स्टीरियो। तो यहां मेरे पास एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म निकली, दूसरी आइसोमेरिज्म मेरे पास निकली स्टीरियो। जब मैं स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूं तो इसमें मेरे पास जो एनसीईआरटी लिखती है उसी की बात करूंगा अगर, तो इसमें एक लिंकेज आइसोमेरिज्म है जो एम्बिडेंटेड लिगेंड की वजह से होगा। फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है जो 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी की वजह से होगा, सब बोलूंगा मैं आगे। फिर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है जो किसी पर्टिकुलर के आयन के अंदर बार होने से होगा। फिर आपके पास सोलवेट जिसको आप हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलोगे। देन जो स्टीरियो है उसके अंदर एक तो ज्योमेट्रिकल है, दूसरा ऑप्टिकल है, ज्योमेट्रिकल है और दूसरा ऑप्टिकल है, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। ठीक है जी। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है जी। देखो सबसे पहले हम ना
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे हाथ अजमा लें। तो इसमें अब आपको ना किसी सपोर्ट की ज्यादा नीड नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल का मतलब है ज्योमेट्रिकली, मैथ्स की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली दो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर स्ट्रक्चर हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है उसमें स्क्वायर प्लेनर पे तो आप हां बोल दे, क्योंकि यहां मेरे पास दो अलग अलग एंगल पे सेम लीगेंड हो सकते हैं 90 डिग्री पर या 180 डिग्री पर, तो इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डाल देंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अब टेट्राहेड्रल सारे के सारे एंगल या एम लिख दू, ए बी सी डी लिख दू, ए का बी से, ए का सी से, बी का सी से, बी का सारे के सारे एंगल, ऑल एंगल्स आर 109.28। तो आप समझे कि जहां 109 डिग्री के एंगल होंगे सारे, जहां 109 डिग्री के एंगल होंगे सारे, वहां कोई चांस नहीं है, वहां कोई चांस नहीं है, किस बात का कोई चांस नहीं है कि हम दो लीगेंड्स को अलग अलग अरेंजमेंट में रख पाए। तो ज्योमेट्रिकल के चांस टेट्राहेड्रल में जीरो हो गए, स्क्वायर प्लेनर में चांस आ गए, ऑलवेज नहीं है। कोई बोलते स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो ऑलवेज आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी, तो आप बोलोगे ना 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 स्क्वायर प्लेनर में हो सकता है, ऑलवेज नहीं है। हो कैसे सकता है? तो उसके लिए मैं फॉर्मूलों की तरफ बढ़ूंगा। पहले एनसीईआरटी में मुझे एक सिस एंड ट्रांस प्लेटिंग, सिस एंड ट्रांस के बारे में लिख कर दिया गया, तो स्क्वायर प्लेनर शेप को लिख कर दिया। एनसीईआरटी ज्यादा मेहनत करती नहीं है, वो कहती है अपने आप समझो जो समझना है। मैंने आपको बता दिया कि पीटी पर दो सीएल है, 90 डिग्री के एंगल पर हो गए, दो अमोनिया हो गए। ये आपके पास सिस फॉर्म है जो 90 डिग्री पर आ गया है, और आप खुद समझदार हो, प्लेटिनम +2 में हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, 1 2 बार 3 बार 4 बार मैंने आपको बताया कि हमेशा स्क्वायर प्लेन शेप बनेगा। ये ट्रांसफॉर्म बन गया, ये एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के एंगल पे चले गए हैं। इतनी बात लिखकर एनसीईआरटी फ्री होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस एंड ट्रांस ऑफ द पीटी अमोनिया होल ट्वाइस सीएल ट्वाइस। फिर वो चलती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अगर मैं इसमें आपको बात करूं कि अगर MA4 का स्क्वायर प्लेनर होगा तो कोई चांस नहीं है, MA3B टाइप का कोई स्क्वायर प्लेनर होगा तो कोई चांस नहीं है, लेकिन MA2B2 टाइप का कोई स्क्वायर प्लेनर होगा तो वहां आपको ज्योमेट्रिकल के चांस मिल जाने हैं, ज्योमेट्रिकल के चांस मिल जाने हैं, क्योंकि 2A 90 पर, 2A 180 पर, MA2 BC में भी चांस मिल जाने, 2A 90 पर, दोनों A 180 पर, MA BCD में भी चांस मिल जाने, क्योंकि चारों के चारों लिगेंड अलग अलग हो गए। तो यहां मैं बच्चों कहता हूं एक लाइन अपनी कॉपी में जरूर लिखनी चाहिए, जितनी लिगेंड्स की वैरायटी बढ़ेगी, जितनी लिगेंड्स की वैरायटी बढ़ेगी उतना हमारे पास स्क्वायर प्लेनर शेप में कोऑर्डिनेशन, अगर चारों स्क्वायर प्लेनर शेप में ज्योमेट्रिकल के चांस बढ़ेंगे, तो MABCD में चांस है। तो इसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा में सीख लेते हैं। एनसीईआरटी पढ़ाते पढ़ाते क्या करें, मजबूरी हमारी, हमें बाहर आना पड़ता है। देखो जी, ए के साथ बी, ए के सामने बी, ए के साथ फिर बी। जब ए और बी को हमने सिस मान लिया, मान लो, तो ये भी तो सिस निकला, और ये एक दूसरे के क्या हो गए, ट्रांस हो गए। बच्चा कहता है सर मुझे ए और बी को सिस नहीं मानना, कोई नहीं मत मानो, ए और सी आमने सामने, ये तीसरा चांस हो गया। तो इसमें दो तो सिस फॉर्म बनेंगी और एक ट्रांस बनेगी। सॉरी, जैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तरफ शिफ्ट होंगे तो उन्होंने एक एग्जांपल सीधे सीधे रखा MA4B2, ठीक है जी। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, शुरू से ये बात चल रही है कि एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने की कि दो सेम फॉर्मूले हैं, सेम लिगेंड का नंबर है, सेम CMI है, सेम चार्ज है, फिर भी कलर अलग है। तो वहां उन्होंने आइसोमेरिज्म कंसिडरेशन दिया था। तो यहां अमोनिया अमोनिया 4 बार कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ है, और CL ये सिस फॉर्म हुआ 90 डिग्री पर है। अगले वाले में उसने पता है क्या किया,
आप समझदार हैं, Cl आमने सामने कर दिए, तो ये कौन हो गया भाई, ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में MA4B2 में आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सीखी है। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस इन हेट्रोलैप्टिक, बहुत अच्छी लाइन है भाई साहब, MA6 में कहां से हो जाएगी, सारे के सारे लिगेंड तो सेम है, तो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में आएगा ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस बिहेवियर आर फाउंड विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6 in a square planar complexes MA2B2 यानी MX2L2। X और L यहां यूनिडेंटेड लिगेंड है। The two ligand X may be arranged adjacent to each other 90 डिग्री पर in a cis form or opposite to each other in trans manner, जो कि हमने बनाया था पहले। फिर अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो MABXL, जो मैंने MABCD बनाया था इस बोर्ड से पहले, shows 3 आइसोमर 2 cis 1 ट्रांस। तो एनसीईआरटी भी उस बात को लिखती है। चलिए, वो एक्स्ट्रा से बाहर होकर अंदर आ गया, इसके 2 सिस फॉर्म है, एक ट्रांसफॉर्म है। ठीक है जी, 2 सिस फॉर्म है, एक ट्रांसफॉर्म है। यू मे अटेम्प्ट टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स, वो मैं अटेम्प्ट कर चुका हूं। सच आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। कारण क्या है, कारण है ऑल द एंगल्स आर 109.28, दैट्स व्हाई कोई किसी से भी डिफरेंट डिस्टेंस पे पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है जी, बट सिमिलर बिहेवियर पॉसिबल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फॉर्मूला मिनिमम MA2B4 से आप शुरू करेंगे, इन विच 2 लिगेंड्स X में बी ओरिएंटेड सिस और दोज शुड बी द अपोजिट लाइक। ठीक होगी बात। चलिए, अब आपने डाइडेंटेड लिगेंड्स में भी ये हरकत करना शुरू की, डाइडेंटेड लिगेंड में भी सेम हरकत करना शुरू की। जैसे कि उसने कोबाल्ट पर ClCl लगाया, यहां इथाइलिन डाइअमाइन लगाया, ये दोनों सिस पर हैं। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को इथाइलिन डाइअमाइन ऐसे लिखकर ClCl अपोजिट कर दूं, तो पहला वाला हमारा सिस फॉर्म हो जाएगा, दूसरा हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस ऑफ CO, Cl2 En होल ट्वाइस। ठीक हो गया। ऐसे ही अगर मैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में एनसीईआरटी और नीट में बार बार डिस्कशन हुआ, MA3B3 क्या लिखा गया जी, इसमें एक बनेगा फेशियल फॉर्म, दूसरा बनेगा मेरिडियन फॉर्म। तो जो फेशियल है उसका मतलब है फेस टू फेस, A B। ठीक है जी, एनसीईआरटी भी सेम बना रही है। 3 अमोनिया रखे और 3 उसने नाइट्रो रखे, उसको फेस बोला। फेस बोलने के बाद यहां उन्होंने क्या किया, अमोनिया आमने सामने रख दिए जी, अमोनिया आमने सामने रख दिए, मेरिडियन बनेगा ये। 2 नाइट्रो इधर रखे उसने और साथ में रखा जी इधर अमोनिया और एक रखा हुआ जी नाइट्रो। तो अगर आप इसको इस वे में सीखना चाहते हैं कि यहां अमोनिया नाइट्रो कर दिए गए, अमोनिया नाइट्रो, तो ये 2 पार्ट्स में टूट रहा है मेरिडियन। लाइन पढ़ेंगे आप एनसीईआरटी की, पहले वाले को तो बोला था उसने फेशियल, दूसरे वाले को उसने क्या बोल दिया, मेरिडियन। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस व्हेन डाइडेंटेड, इसके एग्जांपल को ले रहा है, LL इथाइलिन डाइअमाइन, En बोल दिया, आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला MX2LL whole twice. Another type of geometrical isomerism occurs in the octahedral coordination entities of type MA3B3 like CO ammonia thrice NO2 thrice, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। If 3 donor atoms of same ligand occupy adjacent position, जैसे कि हम आमने सामने हो चुके हैं अब, at the corner of an octahedral face, वापस सुने लाइन को, if 3 donor atoms AAA same ligand occupy adjacent position at the corner of an octahedral face, we have the facial isomer, बाकी बच्चे यहां जाएंगे। when the positions are around the meridian of octahedral, we get meridian मर isomer, तो इसको बोलते हैं फेस मर। तो पेपर का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फेस मर आइसोमरिज्म कहां मिलेगी,
तो आपका आंसर होता है Ma3B3 में फेस नंबर आइसोमरिज्म मिलने वाली है। एग्जाम्पल 9.4 को थोड़ा सा आपने सोल्व करना है। Why is geometrical isomerism is not possible in the tetrahedral? वही मेरी वाली बात आ गई है, क्योंकि उसके जो डिस्टेंसेज हैं वो ऑलवेज सेम मिलेंगी 109.28 डिग्री। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात शुरू कर चुके हैं भाई साहब। तो ये एक्चुअल में ना थोड़े में बहुत कुछ भर दिया है एनसीईआरटी ने। तो मेन 3-4 फॉर्मुलों पे फोकस करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको वहां दिख जानी है। अब वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात कर रहा है, तो इस पे बहुत अच्छा खासा मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है कि कहां कहां ऑप्टिकल के चांस है। पहले एनसीईआरटी देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को ज्यादा मेहनत करनी रही इस पर। वो कह रही है तो ऑप्टिकल में आपने मेरे साथ में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखा हुआ है। डेक्स्ट्रो लीवो जो पीपीएल को राइट हैंड साइड में रोटेट करवा दे और जो पीपीएल को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करवा दे, वहीं से डेक्स्ट्रो एंड लीवो बनते हैं। तो इसने क्या कहा, वैसे एक बात बता दूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर जब डाइडेंटेट लीगेंड का नंबर मिनिमम 2 बार हो, तो ऑप्टिकल के लिए ऑलवेज आपने यस बोलनी है। एनसीईआरटी के एग्जांपल में इथाइलिन डाइयमाइन और उसके सामने मिरर रख दिया। जब मिरर रखा तो ये एक नॉन सुपर इंपोजेबल, इसका ये मिरर फॉर्म बन गया, इसको इस पर आप सुपर इंपोज नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी मैंने एक सिंपल तरीका आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जब भी डाइडेंटेट का नंबर 2 या 2 से ज्यादा हो तो आपको ऑप्टिकल के लिए ऑलवेज यस बोल के आनी है। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस दैट कांट बी सुपर इम्पोज्ड on one another. These are called an enantiomer. याद आ गया होगा आपको, one opposite form an enantiomer. The molecular ions that can't be superimposed are known as chiral. तो ये chiral है। The two forms are called dextro and levo. Dextro rotates the PPL in right hand side, levo rotates the PPL in left hand side. Depending upon the direction they rotate the plane of polarized light in the polarimeter. D right के लिए, L left के लिए। Optical isomerism is common in octahedral complexes involving डाइडेंटेट लिगेंड। ये बड़ी अच्छी लाइन है जो मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि अगर डाइडेंटेट लिगेंड का नंबर मिनिमम 2 है, 2 बार आ गया, तो पक्का आप उसके अंदर ऑप्टिकल की हां बोलकर आएंगे। एक एग्जांपल और दिया भाई साहब ने एनसीईआरटी ने, प्लेटिनम लिखा जी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाया, ClCl लिखा, और फिर मेरी वाली ट्रिक अगर आपके दिमाग में काम कर रही है कि जब भी डाइडेंटेट लिगेंड का नंबर कम से कम 2 बार होगा तो वहां हमें 101% ऑप्टिकल के चांस मिलेंगे। लेकिन अब सबसे खतरनाक बात, तो फिर रेड पेन को यूज कर लें, हमारा खतरा सिस फॉर्म हो, वहां तो यस बोलना है, ट्रांसफॉर्म में आपको कभी भी यस नहीं बोलना है। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। दैट्स वाई अगर 2 डाइडेंटेट लिगेंड है और वहां ऑप्टिकल के चांस हो रहे हैं, डाइडेंटेट लिगेंड है वहां ऑप्टिकल के चांस हो रहे हैं, डाइडेंटेट लिगेंड है और ऑप्टिकल के चांस हो रहे हैं, तो उसको मना कर दो जहां ट्रांसफॉर्म है, ठीक है जी, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। तो इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऑफ द टाइप PTCl2En होल ट्वाइस +2 ओनली द सिस आइसोमर शोज ऑप्टिकल ट्रांस। नहीं, मैंने कहा था ना कि एनसीईआरटी चूकने वाली नहीं, कम में बहुत ज्यादा भरा हुआ इन लोगों ने। चलिए फिर इन्होंने कहा कि Fe अमोनिया ट्वाइस Cn होल 4 का स्ट्रक्चर बनाए, दोनों बना दिए गए सिस एंड ट्रांस, और सिस फॉर्म शो करेगी, ट्रांसफॉर्म शो नहीं करेगा। तो मैं एक बात और बोलता हूं, मोनोडेंटेट के अंदर, लो जी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर एक मोनोडेंटेट की ट्रिक सीख लें। जब भी कभी फोर्थ डिफरेंट लिगेंड एंटर नहीं करता, जब तक MA6 नो, MA5B नो, MA4B2 नो, MA3B3 नो, तो जब तक कि आपका फोर्थ डिफरेंट लिगेंड एंट्री नहीं करता एक्सेप्ट MA2B2C2, बाकी किसी भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में
सारे जब मोनोडेंटेड लिगेंड हो ऑप्टिकल के चांसेस नहीं है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकली तो एग्जांपल था, लेकिन मैंने आपको बताया एनसीईआरटी जिक्र नहीं कर रही है जब तक चौथा डिफरेंट लिगेंड नहीं आता। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पहली बात हो गई। चौथा डिफरेंट लिगेंड जब तक नहीं आता, डिफरेंट M82 B2CD मतलब 4 लिगेंड है, तो यहां ऑप्टिकल के चांस हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास 4 डिफरेंट लिगेंड नहीं है एक्सेप्ट M82 B2CD को छोड़कर, तब तक ऑप्टिकल के चांसेस नहीं है। समझ गए मेरी बात को? 9.6 भी आप ही को करना है। फिर लिंकेज आइसोमरिज्म। तो अब इस वीडियो के खत्म होने की टर्न आ चुकी है, क्योंकि हम बॉन्डिंग का अगला वीडियो बनाने वाले हैं। अगला टारगेट है जी लिंकेज। मैं तो बस इतनी सी बात लिखता हूं कि ये एम्बीडेंटेड लिगेंड की वजह से है। जहां एम्बीडेंटेड लिगेंड है, टेंशन फ्री होकर लिंक बदल दो और लिंकेज आइसोमरिज्म का नाम ले आओ। लिंकेजेस आइसोमरिज्म अराइजेस इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स containing ambidentate मैं लिख चुका हूं बोर्ड पे। A simple example is provided by complex containing thiocyanate NCS-। नाइट्रोजन जुड़ेगा या फिर सल्फर जुड़ेगा, तो बस वहीं से लिंक बदलने से दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, विच में बाइंड थ्रू द नाइट्रोजन टू गिव MnCS या फिर MsCN और थ्रू सल्फर जोर्गेंसन नाम है साइंटिस्ट का एनसीईआरटी के अंदर। जोर्गेंसन भाई साहब नाम मेरे को भी याद ही करना पड़ेगा, इसका स्पेलिंग नाम तो याद हो गया। जोर्गेंसन डिस्कवर्ड सच बिहेवियर इन कॉम्प्लेक्सेस। रेड पेन मार्क कर दो। एनसीईआरटी वालों और नीट वालों को कुछ नहीं पता चलता, कहीं से भी अपना दिमाग लगा लेते हैं। जोर्गेंसन ने ये हरकत नोट की, सच बिहेवियर इन द कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड पड़ा था, which is obtained as a red form in which the nitrite ligand is bound through the oxygen। लो जी कर लो बात। अब हमारा NO2 आ गया। जब ये ONO के फॉर्म में जुड़ा हुआ था तो कंपाउंड दिया उसने, जल्दीबाजी नहीं करते हम, CO अमोनिया 5 देन NO2 ब्रैकेट क्लोज एंड देन आफ्टर Cl2। ठीक है जी, Cl2। तो यहां जो NO2 है, इसका जब O जुड़ा हुआ है तो वो रेड कलर में है। ठीक है जी, बाउंड थ्रू द ऑक्सीजन एंड येलो। और फिर ये येलो हो गया जब N से जुड़ गया, इन विच द नाइट्राइट लिगेंड इज बाउंड थ्रू द नाइट्रोजन एटम। अगली बात क्या है जी, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के बारे में जनरली मैं बच्चों को बोलता हूं कि जहां दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी देख लो, जहां दो कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट देख लो एक सिंगल कंपाउंड के अंदर, वहां लिगेंड के एक्सचेंज की वजह से आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म दिखेगी। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन केटाइनिक एनाइनिक। एक पहले केटाइनिक होता है, एक एग्जांपल आया था जिसका नेम 2022 में 2022 के नीट में आ रखा है। आर प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स एन एग्जांपल इज प्रोवाइडेड। मैं एग्जांपल लिखता हूं जी, CO अमोनिया 6, CR लिखा होगा इसके साथ पक्का, हाँ जी, CR CN6। लिगेंड्स को इंटरचेंज करते चले जाओ, इन विच द अमोनिया लिगेंड आर बाउंड टू कोबाल्ट एंड द साइनाइड बॉन्डेड विद क्रोमियम +3 इन इट्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ये वाला कोऑर्डिनेशन आइसोमर, द अमोनिया लिगेंड्स आर बाउंड टू क्रोमियम एंड द साइनाइड लिगेंड टू कोबाल्ट +3। पलटी बर्बादी, इसने सीधा ये कंपाउंड बना दिया। CR CN की जगह पर CR अमोनिया होल 6 कर दिया और CO CN होल 6। बच्चों को लगता है बैटर बदल दिए ना, एक एक करके सिंगल करके यहां एक्सचेंज हुआ। अमोनिया साइनाइड बदलते रहे, तो सारे अमोनिया इधर और सारे अमोनिया राइट में और सारे साइनाइड लेफ्ट में चले गए, तो फिर चार्ज भी चेंज हो गया। इस वजह से मुझे क्रोमियम को पहले लिखना पड़ा। लो जी, स्ट्रक्चरल में एक और नाम आ रखा था, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। This form of isomerism arises when the counter ion in a complex salt is itself a potential ligand and can displaces a ligand which can then become the counter ion। तो सिंपल सी बात है, एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं मैं आपको।
CO अमोनिया 5 लिखा है जी, सल्फेट लिखा है जी, उसके बाद ब्रोमाइड लिखा है। चार्ज +1 -1 है, दिख ही रहा है, ब्रोमाइड पे माइनस इसी पे होगा। CO अमोनिया 5 लिखा है जी, Br को हमने लीगेंड बना लिया, सल्फेट को काउंटर है, -2 है +2 है। एक बड़ा धांसू क्वेश्चन निकला है। नंबर ऑफ आयंस तो सेम है। इफ यू वांट टू चेक द कंडक्टिविटी तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ आयंस चेक करिए, नंबर ऑफ आयंस तो सेम है। अगर नंबर ऑफ आयंस तो गलती से भी थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन देना जिसमें आप यहां +2 -2 देखोगे। अगर नंबर ऑफ आयंस सेम है, नंबर ऑफ आयंस सेम है तो कंडक्टिविटी सेम ना 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 ना। चार्ज जरूर चेक करना, +1 -1 +2 -2। चार्ज अगर अलग अलग हो तो भी इसकी कंडक्टिविटी अलग अलग होगी। तो यहां हमने क्या किया, सल्फेट ब्रोमाइड को इंटरचेंज कर लिया। जब खुद एक आयन लीगेंड और काउंटर आयन का रोल कर रहा हो तो वहां फिर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के चांस बनेंगे। तो ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट एंड फाइनल हमारे पास है सोलवेट। यहां पानी अंदर बाहर होएगा, मतलब दो रोल करेगा। दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म नोन एज अ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इन केस वेयर वाटर इज इन्वॉल्व्ड एज अ सोलवेंट, बाहर हो। दिस इज सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, उसके जैसा ही है। Solvent isomerism differ by whether or not a solvent molecule is directly bonded to metal ion or merely present as a free solvent molecule. Example से ज्यादा क्लियर होगा आपको। Cr water 6, ठीक है जी, Cl3। इन भाई साहब का कलर वॉयलेट कलर है, बस अंदर बाहर कर दिया पानी को। लो जी, सोलवेट आइसोमर जिसमें वाटर मॉलिक्यूल को आपने क्या बना डाला, क्रिस्टलाइन, और जो बाहर पड़ा हुआ Cl था उसको क्या बना दिया, लीगेंड। तो ये ग्रे ग्रीन कलर का है, प्रॉपर्टीज बदल गई सिर्फ पानी मॉलिक्यूल के अंदर बाहर होने की वजह से, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बाहर होने की वजह से। आगे उसने एक इंडेक्स क्वेश्चन पूछा हुआ, इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स। जैसे कि Cr वाटर ट्वाइस है और ऑक्सलेट का भी ट्वाइस है, ठीक है ना। तो यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट मिसिंग है शायद, बिल्कुल मिसिंग है। तो यहाँ आप कौन सा आइसोमेरिज्म, यहाँ मुझे लगता है ऑप्टिकल दे दोगे क्योंकि डाइडेंटेड लिगेंड 2 हैं, कोई और तो मुझे कोई चांस लग नहीं रहे। अगर हम ज्योमेट्रिकल से शुरू करें तो चांस लग रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। KCr वाटर ट्वाइस ऑक्सलेट ट्वाइस, तो एक तो डाइडेंटेड लिगेंड 2 हो जाए तो ऑप्टिकल तो पक्का कर ही आओ। पानी पड़ोस में और आमने सामने आ जाए तो भी चांसेस ज्योमेट्रिकल के भी हो सकते हैं। CO EN होल थ्राइस, लो जी CO लिखकर EN होल थ्राइस, तो गारंटी ले लो कि इसमें ऑप्टिकल तो होएगा, ज्योमेट्रिकल के चांस नहीं है। फिर NO2 आ गया, तो इसको देखकर साफ पता लग रहा है लिंकेज होगा। फिर पानी आ गया, लेकिन पानी को मैं इंटरचेंज किससे करूं, ऐसे कोई पोजीशन मुझे दिख नहीं रही। और MaBC2 है ये, तो यहां मैं फिर स्क्वायर प्लेनर के अंदर किसके चांस ले लूंगा, ज्योमेट्रिकल के। प्लेटिनम सेंटर में है और Cl आमने सामने चले जाएंगे। एक बार एग्जांपल आप इंडेक्स क्वेश्चन देखना जरूर, तो उससे आप एग्जैक्टली बात को समझ जाओगे। इसके बाद फिर हमारे पास बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत मेजर पोर्शन आपने एनसीईआरटी का 10 पेज के अराउंड पढ़ लिए हैं, वो भी अप्रोक्सीमेट 2 घंटे के लेक्चर में। तो एक 2x की स्पीड पर देखिएगा तो बातों को आप इजीली समझ सकते हैं। तो बाय बाय, मिलता हूं अगले लेक्चर में जिसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एंडिंग की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। वैसे 4 का प्रोमिस हुआ था आपसे, 4 में हम खत्म कर दूंगा। बॉन्डिंग की बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है जी, थैंक यू।